54 साल, पूरा आधा सदी बीत गई और अब इंसान फिर से चांद की तरफ जा रहा है। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक साधारण मिशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी वापसी है जो अपने साथ कई सवाल, कई रहस्य और एक अनदेखा डर लेकर आ रही है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है इंसान की उस जिज्ञासा की जो उसे बार बार अंधेरे की तरफ खींचती है, उस अंधेरे की तरफ जहां वो खुद भी नहीं जानता कि आगे क्या है। 1969 में जब अपोलो 11 के जरिए इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था, तब पूरी दुनिया ने वो पल देखा जिसने इतिहास बदल दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद की सतह पर पहला कदम रखा तो ऐसा लगा कि अब इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उस समय लोगों को विश्वास हो गया था कि आने वाले कुछ सालों में चांद पर शहर बसेंगे, रिसर्च स्टेशंस बनेंगे और इंसान दूसरी दुनिया में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। कुछ और मिशंस हुए, कुछ और कदम चांद पर पड़े और फिर अचानक सब कुछ रुक गया, जैसे किसी ने एकदम से पॉज बटन दबा दिया हो और इंसान लगभग 50 साल चांद से दूर रहा। और यही वो जगह है जहां से इस कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हम चांद तक पहुंचे कैसे, सवाल ये है कि हम वहां से अचानक रुक क्यों गए। जब उस समय कंप्यूटर्स आज के मोबाइल से भी कमजोर थे, नेविगेशन सिस्टम सीमित थे, कैलकुलेशन मैनुअल होती थी और फिर भी इंसान चांद तक पहुंच गया। तो आज जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स हैं और इतना बड़ा बजट है कि पूरा देश चलाया जा सके, तब हम इतने साल तक चांद से दूर क्यों रहे। ऑफिशियल रीजन दिया गया कि बजट कम हो गया, प्रायोरिटीज बदल गई, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा भी था जिसे कभी खुलकर नहीं बताया गया? क्योंकि हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है जब असली कारण कभी सामने नहीं। अब इतने लंबे इंतजार के बाद नासा फिर से चांद की तरफ लौट रहा है अपने नए मिशन आर्टेमिस 2 के साथ। लेकिन इस बार मिशन का मकसद सिर्फ वहां जाकर झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि वहां रहना सीखना है, सर्वाइव करना है और आगे मार्स तक जाने की तैयारी करना। यानी ये मिशन सिर्फ मून तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का फाउंडेशन है। एक ऐसा फाउंडेशन जिस पर इंसान की अगली दुनिया खड़ी हो सकती है। लेकिन इस मिशन को समझने के लिए हमें इसकी टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। क्योंकि इस बार नासा जिस रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है वो कोई साधारण रॉकेट नहीं है। इसे कहा जाता है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये एक ऐसा विशाल और ताकतवर रॉकेट है जिसे खास तौर पर डीप स्पेस मिशंस के लिए बनाया गया है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ये कई मंजिला इमारत के बराबर होता है। इसके नीचे लगे इंजन्स लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को जलाकर इतनी जबरदस्त ताकत पैदा करते हैं कि हजारों टन वजन वाला रॉकेट जमीन से उठकर आसमान में चला जाता है। इसके दोनों तरफ लगे बूस्टर्स लॉन्च के शुरुआती मिनटों में एक्स्ट्रा थ्रस्ट देते हैं ताकि रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ सके। क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे बाहर निकलने के लिए रॉकेट को लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड तक पहुंचना पड़ता है और ये स्पीड हासिल करना आसान नहीं होता। इसलिए शुरुआत में बूस्टर्स रॉकेट को जोरदार धक्का देते हैं, फिर कुछ ही मिनटों में ये अलग हो जाते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। इसके बाद मेन कोर स्टेज काम करता है और रॉकेट को और ऊपर ले जाता है और फिर अंत में सबसे ऊपर लगा कैप्सूल अलग होकर अपनी यात्रा शुरू कर। इस रॉकेट के सबसे ऊपर लगा होता है ओरियंट स्पेसक्राफ्ट। यही वो कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे रॉकेट एक बस है और ओरियंट कैप्सूल वो केबिन है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हैं। लेकिन ये केबिन कोई साधारण केबिन नहीं है, ये एक पूरी तरह सेल्फ कंटेन्ड एनवायरनमेंट है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होती है, पानी रिसाइकिल करने का सिस्टम होता है, खाना स्टोर करने की जगह होती है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है ताकि एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों से बचा जा सके, और नेविगेशन सिस्टम होता है जो कैप्सूल को सही दिशा में ले जाता है। यानी ये एक चलता फिरता छोटा घर है जो हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में इंसान को जिंदा रखता है। लेकिन जैसे ही ये कैप्सूल अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलता है असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि उसके बाद इंसान उस जगह में होता है जहाँ न कोई हवा है, न कोई आवाज, न कोई मदद, बस एक अनंत खालीपन है जो हर तरफ फैला हुआ है। और यहीं पर एक ऐसा सवाल आता है जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है, और वो सवाल है कि जब अंतरिक्ष में ऑक्सीजन ही नहीं होती तो रॉकेट का इंजन जलता कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, लेकिन अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं, तो फिर ये रॉकेट चलता कैसे है? और यही साइंस इस कहानी को एक नए लेवल पर ले जाती है। क्योंकि रॉकेट को बाहर की हवा की जरूरत ही नहीं होती, वो अपना फ्यूल और अपना ऑक्सीजन दोनों अपने साथ लेकर चलता है। जैसे इस रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल होता है और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर। जब ये दोनों मिलते हैं तो कंबस्शन होता है, यानी आग जलती है, और वही एक्सप्लोजन रॉकेट को आगे की तरफ धक्का देता है। मतलब रॉकेट स्पेस में भी अपनी हवा खुद लेकर चलता है। अगर ऐसा सिस्टम ना होता तो इंसान कभी अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ ही नहीं पाता और अंतरिक्ष तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। यानी ये टेक्नोलॉजी ही वो रीजन है जिसने इंसान को पहली बार अपनी दुनिया से बाहर निकलने का मौका दिया, और अब वही टेक्नोलॉजी उसे और दूर ले जाने वाली है। लेकिन जैसे जैसे ये कैप्सूल अर्थ से दूर जाता है,
खतरे भी बढ़ते जाते हैं। डीप स्पेस में सबसे बड़ा खतरा होता है रेडिएशन। अर्थ पर हमें मैग्नेटोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल रेडिएशन को रोक देता है, लेकिन जैसे ही हम अर्थ से दूर जाते हैं ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है और इंसान सीधे इस रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है। और अगर एक्सपोजर ज्यादा हो जाए तो ये शरीर के सेल्स को डैमेज कर सकता है, डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, मसल्स कमजोर हो सकते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी तक प्रभावित हो सकती है और लंबे समय तक रहने पर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। यानी अंतरिक्ष सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखता है लेकिन अंदर से ये बेहद खतरनाक। और यही कारण है कि हर मिशन एक गैम्बल की तरह होता है जहां जीतने पर इतिहास बनता है और हारने पर सब कुछ खत्म हो सकता है। इस पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम पर करीब 90 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च हो रहा है। यानी ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। नासा का फ्यूचर प्लान है मून के साउथ पोल पर उतरना, क्योंकि वहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है और वहाँ बर्फ के रूप में पानी मिलने की संभावना है। और अगर वहाँ पानी मिल गया तो इंसान वहाँ ऑक्सीजन बना सकता है, फ्यूल बना सकता है और लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। यानी चांद पर रहना अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक पॉसिबल रियलिटी बन चुका है। लेकिन अभी जो मिशन हो रहा है उसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ चांद के चारों ओर घूमेंगे और वापस लौट आएंगे। नासा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पहले ये सुनिश्चित करना चाहता है कि रॉकेट, कैप्सूल और इंसान डीप स्पेस में सेफली काम कर सकते हैं या नहीं। यानी ये मिशन एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जिसमें जरा सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है। अगर हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट है, अगर हम अंतरिक्ष में इंजन जला सकते हैं, अगर हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, अगर हम चांद तक पहुंच सकते हैं, अगर हम वहां बेस बनाने की योजना बना रहे हैं, तो फिर हम अभी भी चांद पर उतरने से बच क्यों रहे हैं? या ये सिर्फ सेफ्टी टेस्ट है या फिर अंतरिक्ष में अभी भी कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? शायद इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इंसान फिर से चांद की तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा एडवांस्ड है, मिशन पहले से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर हम जा सकते हैं तो उतर क्यों नहीं रहे?